तो दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी उम्र महज 19 साल है। मेरा मानना ये है कि 19 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं या बच्चे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। कि 19 साल की उम्र में नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो शायद करियर एक वर्ड होता है जिसको डिफाइन नहीं कर पाते अच्छे से, लेकिन इनका इतने ज़्यादा गोल ओरिएंटेड और फोकस ओरिएंटेड है बचपन से, फ्रॉम द एज ऑफ 9। और इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए फॉर द सोसाइटी, सोशल वर्क इतना एक्टिवली किया कि आज इनका एक नाम एक उभरती हुई छवि के तौर पे सबके सामने आ रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू मिस्टर भावन दत्त शर्मा। तो भावन जी कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर राम राम। तो वो सभी जो भावन जी को नहीं जानते, मैं उनके बारे में थोड़ा सा उनको बताना चाहूँगा। भावन जी इज़ द फाउंडर ऑफ नव भारत युवा संघ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्होंने स्टार्ट करी थी एट द एज ऑफ 12। आज ये ऑर्गेनाइजेशन करंटली काम कर रही है अराउंड 13 स्टेट्स में फॉर द सोशल कॉज। और इसके बारे में हम ब्रीफली जानेंगे इनके बारे में और ये क्यों कर रहे हैं एंड व्हाट आर द रीजंस कि इस एक्टिवली इतना पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं इन चीज़ों में फॉर द सोशल वर्क। बिकॉज आज जिस हम दौर में चल रहे हैं, सोशली बहुत कम लोग एक्टिव हैं और सोसाइटी के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। तो भावन जी, आप फॉर दोज जो आपको नहीं जानते हैं, आप उन सबको अपनी एक इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से आज तक ये संभव हो पाया है कि हम अपने स्तर पर थोड़ी सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए। और मुझे लगता है कि समाज के लिए काम करना केवल किसी मकसद के लिए नहीं, बल्कि एक सेवा भाव से देश के लिए जीना, देश के लिए कुछ करना, ये बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए। तो हम भी उन्हीं में से एक सेवक हैं लोगों के, देश के। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि समाज, देश, मैंने अभी जैसे डिस्कस किया कि इस टाइम पे नहीं सोचता है कोई भी इस चीज़ के बारे में। तो व्हाट आर द रीजंस कि आप सोसाइटी की तरफ इतना ज़्यादा ड्रिवन है? और जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बताई, आप प्लीज़ बताइए कि वो जर्नी कैसी थी फ्रॉम द वेरी इनिशियल्स जब आपने स्टार्ट करी। आई गेस आप 9 साल के थे आप, और उसके बाद 12 साल की उम्र में आपने कैसे कैसे वो सब कुछ किया। आप प्लीज़ अपनी वो जर्नी शेयर करिए हमारे साथ। देखिए, जब 9 साल की एज थी, हाँ, फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जब से मुझे लगता है मैंने अपनी कॉन्शियस संभाली है, तब से मेरा एम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा है मन में, एक सेवा है का करने का मन करता है कि समाज के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें। जितना भी बन पाता है अपने स्तर पर हम करने का प्रयास करते हैं। मगर 9 साल की एज में एक ऐसा इंटरेस्ट था कि भाई, मुझे लगता है कि तब हमारे अंदर एक मेरे कज़न्स, मेरे रियल फर्स्ट कज़न्स, उनके साथ बैठ के ऐसे ही हम किस दिन चर्चा कर रहे थे। 9 साल की एज की बात है, काफ़ी टाइम पहले की। तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं कि हम अपने घर के अंदर इलेक्शन कराते हैं। उसमें I was the candidate, Okay. and all of my 3 cousins, they were also candidates, and we chose some political parties, and हमने अपने घर के सभी मेंबर से वोटिंग करवाया। अच्छा, तो वोटिंग मतलब किस चीज़ के लिए? कि आप किसको बनाना चाहते हैं। हमने रखा, मेरा घर है हरिपुर मोहल्ला में, तो हमने ऐसी मजाक मजाक में नाम रख दिया कि ये हरिपुर सभा है। अच्छा, वहाँ ये शुरुआत हुई 9 साल की एज में कि भाई हम हरिपुर मोहल्ले के लिए काम करेंगे। एक सभा है, इसका एक प्रतिनिधि आपको चुनना है। हाँ। Okay. तो उसमें मैं जीत गया बचपन में, जो अपने घर में इलेक्शन कराया। तो लगातार हर 6-7 महीने बाद हम इलेक्शन करते रहते थे, खेल खेल में। और ये सिलसिला कब किसी हकीकत में बदलेगा इसका मुझे कभी ख्याल नहीं आया, और ना मैंने कभी सोचा है। और देखते देखते ये, जब मेरी 12 साल की एज थी, उस समय हमारा हरिपुर मोहल्ले के मैंने और बच्चों को इसमें जोड़ा कि तुम भी जुड़ो। मेरे घर के आसपास जो बच्चे रहते हैं वो 6-7 साल के थे, मतलब उनमें हाँ मेरी एज बड़ी थी। हाँ। बाकियों की कंपैरिजन में बाकी सब मेरे से एज में छोटे थे। तो 6-7 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, इन सबको मैंने जोड़ा कि चलो ऐसा करते हैं, हम ना अपने मोहल्ले का एक राउंड लगा के आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। तो हम रात को जाते थे 10:30-11 बजे, पूरे मोहल्ले का चक्कर मार के
हम वापस आके मेरे घर पे हम बैठ के बात करते थे कि ये समस्या दिखी। एक डायरी और पेन रखा होता था, उसमें लिखना कि भाई अच्छा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की कमी है, इस जगह पे पानी की पाइप अच्छा। फटी है, इस जगह पे सड़क टूटी हुई है, इस जगह पे गली में कचरा पड़ा हुआ है। इस टाइप से हम करके डिस्कस करते थे। फॉर्चुनेटली उस समय हमारे डीसी होते थे जो सिरमौर के, वो मेरे को काफ़ी प्यार करते थे, तो मैं उनके पास डायरेक्टली चला जाता था कि सर ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। और हमारे कुछ नगर पालिका के लोग थे, उनके साथ भी बचपन से थोड़ा जान पहचान थी, जो पार्षद वगैरह होते हैं, उनको भी मैं फ़ोन करके कह देता था कि यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम्स है, आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ सोल्यूशन निकालना, क्योंकि हमने अभी जाके देखा है। तो इन चीज़ों के बारे में सोल्यूशन होता था। फिर हमारा मन करा कि क्यों ना थोड़ा और दायरा बढ़ाया जाए। हमने 15 अगस्त, 26 जनवरी, हिमाचल दिवस 15 अप्रैल का, 25 जनवरी को भी हिमाचल डे होता है, उस दिन भी वो हमने मनाना शुरू किया। यहाँ पे एक सामने आए हम, सामने आके काम किया। पहले तो हम अंदर खाने अपने करते थे बच्चे के तौर पे, मगर जब हमने राष्ट्रीय पर्वों को मनाना शुरू किया, उसमें और लोग भी देख के आने लगे। स्पीच होती थी, परेड होती थी, कल्चर फंक्शंस होते थे, वो सारे काम होते थे। तो उन चीज़ों को देख के लोग घर में आने लगे। मैंने अपने घर के कंपाउंड में ये इवेंट्स होते थे। और ये बात है जब आप 12-13 साल के थे उस टाइम की बात है। ओके, वाह। और मेरे पास नेशनल फ्लैग नहीं था। मैंने 3 रंग के कपड़े खरीदे और उस पे अपने हाथ से अशोक चक्र ड्रॉ करके उनको सिलवा के और वो फहराता था मैं। दैट वाज माय फर्स्ट नेशनल फ्लैग। तो अब तो कार्यक्रम जब से स्तर बढ़ता गया संगठन का, अब तो कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं, और सिर्फ नाहन में नहीं हो रहे, देश के 13 राज्यों में हमारे कार्यक्रम चले हुए। और मुझे अच्छा लगता है देख के कि हमें आशीर्वाद मिलता है लोगों का। वो तो मिल रहा है, हम सब देख सकते हैं। जैसे आज के टाइम में भावन जी इज अ स्टूडेंट ऑफ UILS एंड ये लॉ की स्टडी कर रहे हैं, अभी करंटली 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, और शिमला में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत सारे सोशल कॉजेज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। भावन जी आप प्लीज़ लाइट थ्रो करिए कि अगर आप ओरिएंटेड थे सोशली एक्टिव होने के लिए, तो आप लॉ में क्यों आए? मेरा बचपन से था सपना लॉ में आने का। मुझे याद है हमारा कोई फैमिली केस हुआ था, 2011-12 की बात है। तो तब हम किसी पर्पज से कोर्ट में गए थे, क्योंकि मेरे नाम भी कुछ लैंड थी, और उस पे दो आई वाज अ माइनर, तो मेरी मदर के थ्रू वो सारा होना था, तो मैं भी जाता था, मेरे को लेके जाते थे साथ में। तो तब हम जब कोर्ट रूम में बैठे थे, वहाँ पे जज की एंट्री होती है, और जैसे ही जज आते हैं, ब्लैक कोट पहना हुआ है और खूब अच्छा, मतलब पर्सनैलिटी जज की मेरे को लगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट ब्लैक कोट मुझे वो चीज़ अट्रैक्ट कर गई। यार ये तो अच्छा लग रहा है, और कितना इंटेलिजेंट भी है आदमी, ऐसा क्या करा है इसने। और वकील वगैरह से हमारी जैसे बातचीत होती थी, कोई घर पे आता था, कुछ ऐसे मिलते थे, तो मुझे लगता था इनकी नॉलेज कितनी शार्प है। लॉ फील्ड में ऐसा नहीं है कि और फील्ड वालों को नहीं है, बट लॉ फील्ड में अब जैसे मैं खुद पढ़ रहा हूँ, we are studying economics also, we are studying sociology also, we are studying political science also, instead of these other things. तो सिर्फ लॉ की ही नहीं, हमको और चीज़ों की भी इसमें जानकारी मिल रही है। और इसमें एक पर्सपेक्टिव और भी जोड़ा जा सकता है कि थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोफेशन है। यस, और समाज के लिए मुझे लगता है कि लॉ की डिग्री होल्ड करना एक इजी टास्क हो जाता है बाद में। एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है आपको। एक्सेप्टेंस तो नहीं मैं कहूँगा, बट ये ज़रूर हो जाता है कि कोई समस्या आपको दिख रही है अगर समाज में, तो आप उसका सोल्यूशन दे सकते हो। मैं आपसे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। आप प्लीज़ थोड़ा उस पर लाइट थ्रो करिए कि क्या है, वो कहाँ शुरू हुई और अब वो करंटली क्या काम कर रही है। बेसिकली मैंने आपको बताया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई नाहन के हरिपुर मोहल्ला से। इनिशियल स्टेजेस में ये थी हरिपुर सभा। हरिपुर सभा में हमने प्रयास किया कुछ करने के लिए अपने मोहल्ले के लिए, और काफ़ी बच्चे भी जुड़े इसमें हमारे साथ। और जब हरिपुर सभा का काम देखा नाहन के बाकी यंगस्टर्स ने, तो हमने इसका स्तर बढ़ाया। नाहन यूथ यूनियन के रूप में हमने इसकी स्थापना करी, और इसका थोड़ा दायरा शहर में फैला। ठीक है। तो जो हमारा एक लिमिट थी हरिपुर मोहल्ला तक, अब वो बढ़ के नाहन शहर तक आई।
नाहन शहर में फिर तो थोड़ा एज भी बढ़ी, समझ भी आई, अक्ल भी आई, तो हमने थोड़ा अच्छे तरीके से काम करना शुरू किया और सोशल वर्क में हमने प्रयास किया कि हम बेहतर तरीके से समाज के लिए कुछ अपनी सेवाएं दे सके। ठीक है। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे हम अपलोड करते थे, हमारे संगठन के अकाउंट से और अपने खुद के अकाउंट से भी। तो ये देश के बाकी स्टेट्स के जो यंगस्टर्स थे उन तक ये चीज़ पहुंची। तो वो मुझे कहते थे कि आप संगठन का दायरा बढ़ाओ, इसको थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पे लेने की कोशिश करो, हम भी चलाएंगे अपने यहाँ, हमें अच्छा लग रहा है आपका काम देख के। तो मैंने कहा देखो, मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं राष्ट्रीय स्तर की बात सोचूं। मैंने कहा मेरे से जिला स्तर की नहीं सोची जाती, तुम कह रहे हो राष्ट्रीय स्तर की सोचो। तो कहते नहीं आप करो, हम देखेंगे हम देखेंगे। मैं कहा देखेंगे की बात तो ठीक है, बट हमको एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई संगठन बन रहा है यंगस्टर्स का, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा ऐसा इतने बड़े लेवल पे काम करने का, हम तो अभी जस्ट फ्रेश माइंड्स है। तो जस्ट ऐसी 14 सितंबर 2021 की बात है, मेरे मन में ऐसी एक क्रांति सी आई, देखी जाएगी, कर दो डिक्लेयर, अगर सक्सेसफुल होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो एक सीख मिल जाएगी जिंदगी में। और उस टाइम पे आपकी एज कितनी थी? 17 साल। और 17 साल की एज में आप उस चीज़ को नेशनल लेवल पे लेके गए? हाँ। वाओ। और बस जस्ट मैंने इस चीज़ की डिक्लेरेशन की, सोशल मीडिया पे सारी जगह डाला कि हमारा संगठन नाहन यूथ यूनियन से बढ़ के राष्ट्रीय स्तर पे आ रहा है और नव भारत युवा संघ के रूप में इसको जाना जाएगा। विद इन 24 आवर्स 9 डिफरेंट स्टेट से 500 से ज़्यादा मेंबर्स की मेंबरशिप के लिए मुझे बात आई। अच्छा। और विद इन 24 आवर्स ही हमने अपना संगठन का रूल बुक डिसाइड किया कि किन रूल्स के तहत ये संगठन चलेगा, वो सारा हमने देखा। और जहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स जैसे हमें आया एकदम से, तो उसी हिसाब से अपॉइंटमेंट्स भी फटाफट हो गई। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी उस समय रही। तो जो अपॉइंटमेंट्स हुई, आज भी वो लोग संगठन में बेहतरीन पदों पे रह के काम कर रहे हैं और अपनी स्टेट्स में उनकी एक अलग पहचान बन रही है। Okay. तो अभी करंटली नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये? हिमाचल है, पंजाब है, अपना जम्मू कश्मीर है, अपना दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है। ओके। हरियाणा मेरे को लग रहा है यहाँ पे छूट रहा है। तो दोस्तों, हरियाणा में हमारे मेंबर्स कम है, तो हमने वहाँ पे स्पेसिफिकली एक स्टेट एग्जीक्यूटिव फॉर्म नहीं करी है। अच्छा। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि एट सच ए यंग एज आपको मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा? और एक होता है, मैं सबसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि व्हाट वाज द व्हाई, गाइडिंग फोर्स क्या है? प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करिए। जहाँ तक गाइडिंग फोर्स का सवाल है, ऐसे तो मैं बहुत छोटा इंसान हूँ इस बारे में कहने में, मगर मुझे लगता है ये एक वही सोच है, ये वही विचार है जो कभी गुगा जी महाराज के अंदर रहा, जिन्होंने अपने देश और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। कभी शिवाजी महाराज में विचार रहा होगा, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए कुछ काम किया। कभी महाराणा प्रताप में विचार रहा होगा। कभी यही वो विचार है शायद जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस में आया और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म करके अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ा बाहर। अंग्रेज डर के गए सुभाष चंद्र बोस जी की बदौलत। तो मुझे लगता है ये वो विचार पास होते होते, ये विचार स्वामी विवेकानंद जी में था, ये विचार सुभाष चंद्र बोस में था, यही विचार सरदार पटेल में था कि देश एकजुट हुआ, यही विचार लाल बहादुर शास्त्री जी में था, जो वॉर के समय में भी, जब हम ऑलरेडी एक वॉर हार चुके थे 62 का चाइना के साथ, और 65 में उन्होंने पाकिस्तान के युद्ध में भारत को जीत दिलवाई, उनके नेतृत्व में भारत जीता। और उस समय हमारे पास खाने के क्राइसिस बहुत थे, फूड इनके आइटम्स के, तब भी हमारा देश स्टैंड करा और आगे बढ़ा। शायद ये वही विचार है जो आज लाखों लोगों को बहुत प्रेरित करता है देश के लिए कुछ करने के लिए। तो ये विचार है जो एक गाइडिंग फोर्स के तौर पे मुझे लगता है, ये मैं देखो भगवान में बहुत मानता हूँ और एक ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। बिल्कुल, मेरा ऐसा बिलीव, मेरा भी पर्सनली यही बिलीव है। ऑल्दो मैं ऐसा बिलीव नहीं करता था पहले, बट ड्यू टू सम इंसिडेंट्स ऐसी चीज़ें हुई जो फिर मेरा ये बिलीव जो है ऑब्वियसली बढ़ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। अभी करंटली जो टीनेज हमारी है चली हुई, आप कह सकते हैं, इसमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बीट एनीथिंग। आपको पता है बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस जो है हम एक फोकस होकर चल रहे होते हैं, तो दे ट्राई टू हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं अपने गोल से।
तो आप उससे कैसे कोप अप कर रहे हो? डिस्ट्रैक्शंस को भाव देना बंद कर दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस आपके पास आना बंद कर देंगी। आप जितना डिस्ट्रैक्शंस में अपना इंटरेस्ट दिखाओगे उतना डिस्ट्रैक्शंस आपको गले लगाएंगी। जो देखो बात ऐसी होती है ना कि इंसान को पता है कि सामने कुआं है और वो चलता जा रहा है, उसके माइंड में उसकी कॉन्शियस को पता है कि वहाँ कुआं है, अगर वो चलता जाएगा तो गिर जाएगा उसमें। मान लीजिए उसमें कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है चारों तरफ, अगर वो ये सोच ले कि भाई मेरे को नहीं गिरना है तो कैसे गिरेगा? अगर उसके कदम पीछे पीछे ही रुक जाएं सारे तो वो नहीं गिरेगा ना। तो वो सारे जो मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस के गो थ्रू हो रहे हैं इस टाइम पे, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए मैं किसी चीज को बुरा नहीं कहता हूँ, बट फॉर मी पर्सनली मुझे कई सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और मैं उनको बहुत स्ट्रांग होल्ड के साथ उनको कंट्रोल कर लेता हूँ। चाहे अपनी कुछ भी बातें होती हैं इस एज में, यू नो, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो इन चीज़ों को मेरा बहुत स्ट्रांग कंट्रोल है। और मैसेज तो मेरा यही होगा कि आप अपनी वर्थ को पहचानिए, और अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि वो आपके एम के लिए, आपके जीवन के उद्देश्य के लिए वो चीज़ हानिकारक है, वो चीज़ आपको गलत कर सकती है, भटका सकती है आपके रास्ते से, तो उसको छोड़ दीजिए ना। जब आपको पता लग जाता है उसके बारे में तो उस चीज़ को क्यों पकड़ के बैठना है? हालांकि कई चीज़ें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए, है सारे इंसान ही, बट कोशिश की जा सकती है, अपना ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। अब ऐसा है कि मैं आपकी काफ़ी दोस्तों से भी मिलता रहता हूँ, है ना, आपकी क्लासमेट्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, आपके जूनियर्स, आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मतलब सोशल काम कर रहे हैं, सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, बट आप पर्सनल लेवल पे एक बहुत रिजर्व नेचर के हैं, ऑल्दो वी आर नॉन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट मुझे सुनने में आता रहता है कि वो बहुत रिजर्व्ड टाइप के इंसान है। तो ऐसा क्यों है? मतलब आप एक तरफ सोशल काम कर रहे हो और दूसरी तरफ आप रिजर्व्ड नेचर के हैं, तो उस पर थोड़ा रिजर्व्ड इन द सेंस कि आई डोंट फील लाइक टू शेयर माय फीलिंग्स विद समवन। ओके। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्या करेगा जान के, मेरा जो काम है व्हाट आई एम मेंट फॉर, जो एक जीवन का उद्देश्य अगर आपको पता लग जाता है तो आप उस पर ध्यान दीजिए ना। इमोशंस वगैरह ये तो सब हमारे माइंड की गेम्स होती हैं। हमारा मन तो कहते हैं ना, मन चंचल है, तो मन इधर भी जाता है उधर भी जाता है, बट मन को कंट्रोल करना एक टेक्निक होती है। तो मुझे लगता है मैंने अपने मन को काफी हद तक कंट्रोल किया है। और वो कहीं ना कहीं फोकस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, जरूरी होता है डेफिनेटली। ये पर्सनली मैंने भी फील किया है कि जब आप बहुत सारी चीजों में उलझे छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हो तो बहुत फोकस खराब हो जाता है। बिल्कुल। जब आप अकेले रहते हो तो फोकस बनता है, और यू जस्ट अकेले रह के इंसान के दिमाग में थॉट्स बहुत तरह के आते हैं, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, तो उनमें से कोशिश करो कि जो अच्छे थॉट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करो, क्योंकि मोस्टली जो आपने देखा संगठन के जो काम हुए हैं, दे आर ऑल द रिजल्ट्स, मोस्ट ऑफ देम आर द रिजल्ट्स ऑफ मी बीइंग सिटिंग अलोन। अकेले बैठ के मैं कुछ सोच रहा था तो कोई चीज माइंड में क्लिक कर गई, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, वो हो गया जिसको लोग कह रहे हैं कि संगठन की कोई अचीवमेंट है। चलिए, आपकी बहुत सारी मैंने ऐसे वीडियोस देखी हैं जिसमें आप अपनी जो स्पीचेस होती हैं उनको नरेट कर रहे होते हैं। द वे यू स्पीक इज फिनोमिनल एट दिस एज। मेरा ये मानना है, पर्सनली मैं भी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करता रहता हूँ, बट द कॉन्फिडेंस, रिलेंटलेस स्पीचेस जो होती हैं 1-1 घंटे की, आप मतलब बोलते हो बिना किसी डर से, स्टेज फियर बिल्कुल नहीं दिखता है। तो ये कैसे हुआ? आपने अपनी कम्युनिकेशन पे कैसे काम किया, और मतलब कैसे ये कॉन्फिडेंस आया, वो मैं जानना चाहूँगा। दिखता नहीं है स्टेज फियर, इसका मतलब ये नहीं है कि होगा नहीं। अच्छा, स्टेज फियर है मेरे अंदर, एंड आई गेट नर्वस। ओके। मैं नर्वस हो जाता हूँ जब स्टेज में स्पीच देने के लिए चढ़ता हूँ। वो बात अलग है कि दिखता नहीं है सामने, भी थोड़ा डर रहा है बोलते हुए, बट अपने माइंड में रहता है कि भाई हर शब्द को नपे तुले इस्तेमाल किया जाए, और एक प्रयास होता है कि हम कुछ अपनी ओर से एक संदेश, जितना भी भगवान ने बुद्धि दी है उसके हिसाब से हम करने का सोचते हैं। मैंने अपनी पहली स्पीच 5 साल की एज में दी थी। इट वाज नॉट एक्चुअली अ स्पीच, मतलब लोगों के सामने मैं बोला था, पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, हमारे नाहन में जमटा है कि इलाका, जमटा पंचायत है, जमटा में एक मंदिर है माता का, तो वहाँ पे हर साल मेला लगता है। तो वहाँ मेले में हम लोग एक बार गए थे, बचपन की बात है, तो वहाँ ऑलमोस्ट 5,000 लोग इकट्ठे हुए हुए थे मेला ग्राउंड में, और
वहाँ मैंने पहली बार लोगों के सामने कुछ बोला था, कुछ शायरी जैसी थी या क्या अच्छा। था बचपन में, जो थोड़ा बहुत अभी इतना याद तो है नहीं, बट पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और मैं बोला था। और तब से मुझे एक है कि मैं, इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ नरेट कर रहा हूँ लोगों के सामने खड़े होके, इट्स लाइक कि मैं अपने मन से कोई बात कर रहा हूँ, सामने वाले भी मेरी बात समझ रहे हैं, मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ, और एक कनेक्शन जुड़ता है कि जो मेरे मन का एक थॉट है कि मैं आप तक क्या बात पहुंचाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मोस्टली मेरी स्पीचेस में मैं कोशिश करता हूँ कि यंगस्टर्स को एक ऐसा मैसेज मिले कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे देश की जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनसे हम कुछ सीखें, एक प्रयास करें कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का। तो वो मेरी कोशिश रहती है। आपने कहा कि आप रिलीजियस किस्म के इंसान हैं। स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू यू कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक पर्सनैलिटी को इन्हांस करने में या पर्सनैलिटी बनाने में या ऑन डेली बेसिस? स्पिरिचुअलिटी से पर्सनैलिटी का तो देखो मुझे मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं है, ये तो सब इन चीज़ों में मैं जाता नहीं हूँ। बट ये ज़रूर है कि स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियसनेस आप जो भी कह लो, एक बचपन से मेरे परिवार में एटमॉस्फेयर रहा है पूजा पाठ का। और मेरे घर में कोई पूजा होती थी या हमारे बुजुर्ग कहीं मंदिरों में जाते थे, कुछ करते थे, कोई धार्मिक काम होता था तो मुझे हमेशा साथ रखते थे, चाहे मेरे ग्रैंडफादर हों, चाहे मेरे और फैमिली के मेंबर्स हों, सब कोई भी रिलीजियस काम होता था तो उसके लिए हमेशा मुझे साथ रखते थे पूजा करते हुए। तो एक है, शायद बचपन से है मेरे अंदर की पूजा पाठ करना और ये सब। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 2-2 3-3 घंटे तक पूजा में बैठता हूँ, बिल्कुल नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं 10-10 15-15 महीने भर में मेरे से पूजा नहीं हो पाती ड्यू टू सम शेड्यूल बिजीनेस। तो पर मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं मन में मेरे हर समय चला रहता है। आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे अगर मैं कहूँ कि जो आपका फोकस है, डिटर्मिनेशन है, एक विल है कुछ करने की, क्या कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी है इसके पीछे? कुछ कह सकते हैं सर? हाँ, मुझे लगता है शायद अगर कोई जीवन में उद्देश्य अगर समझ आता है तो मैं ऐसे मानता हूँ कि ये भगवान का आशीर्वाद भी होता है। स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आप खुद को जानने का प्रयास करो, अपने अंदर देखने का प्रयास करो, क्योंकि बाहर की दुनिया में हम कहते हैं ना, हमारे धार्मिक उसमें लिखा हुआ है कि मोह माया से दूर रहो। तो मोह माया इन द सेंस कि आप अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करो, आप अपने मन पे कंट्रोल करो और अपने अंदर झांक के खुद को देखो। तुम्हारे अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। हमारे वेदों में भी कहा गया है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, माने जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है वो एक शरीर के अंदर भी है। हाँ, जैसे हम देखते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल होते हैं, और चाहे हम टू दी एक्सटेंट हम यूनिवर्स में चले जाएं तो सिमिलैरिटीज हैं दोनों के बीच में, उसी का तो एक अंश है हम। आपके फ्यूचर प्लान्स जो है, आप सोशल वर्क को एज अ कॉज कैसे आप आगे लेकर जाना चाहते हैं, और आप सोसाइटी की तरफ कैसे ड्रिवन और होना चाहेंगे, और आपके प्लान्स क्या हैं फॉर द नेक्स्ट 10 years, 20 years और 50 years डाउन द लाइन? प्लान तो कभी ये भी नहीं था कि संगठन को राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाया जाएगा। प्लान तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि संगठन बनाया जाएगा कोई। ये सब होता है जब आपको पब्लिक का, लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको आगे बढ़ने का प्रेरणा देते हैं, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। जहाँ तक सवाल रहा है पढ़ाई के बाद का, तो मुझे लगता है वो आने वाले समय में देखेंगे जो ठीक रहेगा, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है आगे जो पब्लिक डिसीजन लेगी वो मेरे सर माथे होगा, क्योंकि मैं अपने बारे में मैं डिसीजन कम लेता हूँ। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि लोग खुद मेरे अच्छा बुरा सोच के, क्योंकि मैंने अपना जीवन जो है इस राष्ट्र के लिए समर्पित करने का एक मेरे अंदर का भाव है, और वो मैंने कई जगह बोला भी है। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये इन प्रैक्टिकलिटी भी मुझे खुद में कई बार ऑब्जर्व होता है, क्योंकि एक जीवन मिलता है इंसान को, 60 साल 70 साल 80 साल जो भी है एज, चाहे 40 साल हो चाहे 30 साल हो, जितनी भी हो। पर मेरा ये इच्छा है मेरे मन से, और मैं भगवान से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी सांसें भगवान ने दी हैं
या जितना भी भगवान ने समय यहाँ रहने के लिए दिया है, क्योंकि हम तो सब इस दुनिया में किराएदार के रूप में आते और एक दिन हमको वापस जाना पड़ता है। तो जितना समय भगवान ने यहाँ दिया है तो अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करूं, और जब जाऊं तो इस चीज़ की खुशी हो कि कुछ किया है देश के लिए, राष्ट्र के लिए किया है, तो ये चीज़ सेटिस्फेक्शन देती है। बट अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने काम से। मतलब आप इस चीज़ को और ग्लोबल, मतलब नेशनल लेवल पे और बड़ा करना चाहते हैं इस मुहिम को? लेवल कोई भी हो, लेवल चाहे पंचायत का लेवल हो, चाहे किसी वार्ड का लेवल हो, चाहे नेशनल लेवल हो, कोई भी लेवल हो, प्रयास ये होना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं, क्या हम एक व्यक्ति के लिए भी कुछ अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। ये तो तब भी राष्ट्र की बात है, 140 करोड़ लोगों का ये देश है। 140 करोड़ लोगों के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के लिए हम अगर करने का प्रयास करें तो क्यों नहीं 140 के लिए हो सकता। पर मन में एक हमारे होना चाहिए कुछ करने का। अभी तो मुझे लगता है कि परफेक्ट एज नहीं है इस चीज़ के लिए, बट तब भी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ईश्वर ने जितना भी सामर्थ्य दिया है वो मैं इसी डायरेक्शन में लगाऊं कि अपने देश के लिए, क्योंकि देश बनता है लोगों से। देश सिर्फ हमारी फिजिकल बाउंड्रीज नहीं होती। जब तक देश में लोग ना हो वो देश का क्या वो है। हमारे पास इतनी मैन पावर है आज भारत के पास, क्या हम इतनी यंग हमारे पास पॉपुलेशन है इंडिया में, आई गेस 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान की यंग है। और एक मैंने सर्वे देखा था, उसमें ऐसा था कि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, आधी पॉपुलेशन 25 साल की उम्र से नीचे और आधी पॉपुलेशन 25 साल से ऊपर की है। तो इतना बड़ा अगर हमारे पास यूथ की पावर है इस देश में, तो क्यों ना उसे हम सही दिशा में लगाएं। अगर एक यंगस्टर या मान लीजिए 10 यंगस्टर्स साथ मिलके कुछ परिवर्तन लाते हैं, कुछ बदलाव करने का प्रयास करते हैं और उसका प्रभाव एक बड़े क्षेत्र पे पड़ता है। सोचिए अगर इस 60% में से भी, अगर इस 60% को हम पूरा 100 मान लें, उसमें से भी अगर 10 से 15% लोग, माने कितने करोड़ों लोग ऐसा करने का प्रयास करें, क्यों नहीं चेंज आएगा। बिल्कुल। किसकी ताकत है, किसकी हिम्मत है भारत के सामने खड़े होने की। हमारे पास इतना गौरवशाली इतिहास है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास सब कुछ है। आज भारत में यह बदलाव देखने को मिल सकता है, आज आ भी रहा है, एग्जाम्पल हमारे सामने। आज ये चेंज देश में देखने को मिल रहा है कि हम अपने ऊपर फोकस करें एज कम्पेयर टू कि हम दूसरे की तरफ देखें कि हमको सामने वाला कुछ मदद करे, कोई हमें क्यों मदद करे और हम किसी के पास क्यों जाए मदद लेने, जब हम खुद प्रयास करके कोई बदलाव ला सकते हैं अपने देश में, हम कोई प्रगति कर सकते हैं। आज इसरो देखिए चंद्रयान 3 लॉन्च करा है, क्या ये हमारे देश का परिणाम नहीं है, हमारे देश की इच्छाओं का परिणाम। साइकिल से चांद। अगर हम सोचते कि हमें नासा के ऊपर डिपेंड होना चाहिए या किसी और के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, तो क्या ये परिणाम आते? कभी कभी भी नहीं आते। इन चीजों ने ना सिर्फ साइंटिस्ट कम्युनिटी का बल्कि देश के एक छोटे से छोटे बच्चे तक का मोटिवेशन को बढ़ाया है, जो देश में आज काम हो रहे हैं। आप आज फॉरेन में भारत की इमेज देख लीजिए, बाहर की कंट्रीज में, आप हैरान मानेंगे। जो भारत के जो हमसे एक एनिमिटी हमारे साथ रखती थी कंट्रीज, आज उनका क्या हश्र है। डिपेंड ये करता है, हमने भारत ने फोकस किया अपनी डेवलपमेंट के ऊपर जब से हम आजाद हुए हैं अभी तक। 75 साल हमारी इंडिपेंडेंस को हो गए हैं और इसमें हमने फोकस किया है इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए, हेल्थ केयर अच्छा बनाने के लिए, अपना पॉवर्टी लाइन से लोगों को बाहर निकालने के लिए। इन चीज़ों पे हमने बहुत फोकस किया और सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज हो रही हैं आज के टाइम में, रिकॉग्नाइज भी हो रही है और ये अच्छा परिणाम ला करके दे रही है। पिछले एक दशक में, 10 साल में कितने ही मिलियन लोग भारत में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अगर करने की इच्छा हो तो क्या ना हो। इंसान चांद पे जा सकता है, इंसान मंगल ग्रह पर जा सकता है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ब्रह्मांड
की खोज करके निकाली है। आज हमें लगता है कि हम बहुत एडवांस लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है। आप तब का सोचिए, आज से 5, 7, 10,000 साल पहले कैसे क्या होगा? क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, क्या सोच रही होगी उन लोगों की। वो जज्बा था काम करने का, एक मन था उनका कि करना है, एक विचार था, एक विजन था उनके अंदर। अगर विजन होता है तो परिणाम भी सामने आते हैं। मतलब ये विजन एट दिस पॉइंट ऑफ एज मैं सोच नहीं सकता। विजन होता है बंदा का इंडिविजुअल लेवल पे होता है, खुद के लिए होता है, बट फिनोमिनल, दैट्स व्हाट आई विल टेल। मतलब सब कुछ सोच रहे हो आप, सबको साथ लेके चल रहे हो इस चीज में, सबको करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जो कि मोस्टली नहीं कर पाते हैं, बहुत इक्की दुक्की, मैंने तो मतलब नहीं कर पाता देखिए, नहीं कर पाते के तो कई कारण ये भी हैं कि कईयों को फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कईयों की अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और कईयों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। मैं सच बताऊं, मेरा सच मैं किसी से गाइडेंस लेता नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में, और एडवाइस लेता हूँ, सजेशंस लेता हूँ, बट एज सच मैं गाइडेंस नहीं लेता कि भाई जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। ऐसा नहीं है। व्हेन यू हैव दिस, सबके पास है, अपना दिमाग है, इससे गाइडेंस लीजिए ना। आप गाइडेंस लीजिए। आपको कैसे गाइडेंस नहीं मिलेगी? आप जब देखते हैं, मैं आज से आई गेस 2.5-3 साल पहले हरिद्वार गया था। आप कहीं ऐसे पॉपुलेटेड एरियाज में जाते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया या कहीं भी हो गया, तो आप वहां जब गरीब लोगों की हालत देखते हैं, वो आपके मन में एक चिंगारी लगाती है। सिर्फ मेरे मन की बात नहीं बता रहा हूं, कोई भी देखेगा उसको लगेगा यार ये कैसे जीवन जी रहे हैं, क्या इनके जीवन में कोई परिवर्तन हो सकता है? अगर एक करने का हम विचार करें, आज हमको हमारे सामने कोई समस्या नजर आ रही है, आज हमारे पास कुछ नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आज मेरे सामने कोई समस्या है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई वो नहीं है, मैं एक आम इंसान, इस देश का एक आम नागरिक हूँ, पर आज मैं विचार तो अपने अंदर एक बना सकता हूँ। अभी और कुछ ना सही, जो लोग करने की कुछ इच्छा रखते हैं देश के लिए, समाज के लिए, अगर आप कुछ फ्रंट पे आके नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट एक विजन तो क्रिएट हो सकता है आपके माइंड में। बिल्कुल, कि आपने कोई अपने आसपास कोई समस्या देखी, कोई प्रॉब्लम देखी, समाज में कुछ गलत चीज देखी, देश में आप कुछ अगर मान लीजिए परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसके लिए आप एक अपने अंदर एक विचार पैदा कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। फिर कहेगी हम यंग जनरेशन, अगर हम कुछ परिवर्तन ना ला सके। तो भावन जी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि आजकल के टाइम में जैसे यूथ ओरिएंटेड हम चल रहे हैं इस पॉडकास्ट को लेके, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि यूथ फेस कर रहा है, बीट इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड ड्रग्स इज अ बिग थिंग आई थिंक। तो इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं और कैसे इस चीज़ को कॉप अप किया जा सकता है आपके हिसाब से? देखिए, यूथ को लेकर के कोई व्यापक पॉलिसी अभी तक इस देश में देखने को मिली नहीं है किसी भी स्तर पे। यंगस्टर्स ज़्यादातर इग्नोर्ड हैं, चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो, चाहे वो नेशन एज अ होल की बात की जाए। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जॉब्स की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्लिक करता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट माने कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स मिलना, ऐसा हमारा विचार है, बन चुका है लोगों के मन में। बट ये चीज, इस चीज में हमें परिवर्तन करना चाहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का मतलब ही एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। हाँ, पर्सपेक्टिव चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और क्यों ना ऐसी कोशिश की जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई एक हिडन टैलेंट छुपा हुआ हो और कोई एक नई क्वालिटी के साथ, नए इनोवेटिव आइडिया के साथ अगर सामने आता है, तो क्यों ना उसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपनी उस चीज को शोकेस कर सके। स्टार्टअप इंडिया की जब बात होती है, बट ये चीजें एक बहुत छोटे स्तर तक होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट +1, +2, 11, 12 जो क्लासेस होती हैं, वहां से ये चीजें
लोगों को होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के बीच में इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। वहाँ से वो चीज़ उनको प्रेरित करेगी और अच्छा करने की। और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम काम ही करते रहे, 9 to 5 की नौकरी करना। एक बदलता हुआ परिप्रेक्ष्य है दुनिया का, और भारत एक बहुत बड़ी आबादी है, और मुझे लगता है कि इस चीज़ पे विचार होना चाहिए कि एटलीस्ट आप दिन में 3 वक्त की रोटी घर में आराम से बैठ के खा रहे हैं, और आपके पास एज सच फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, खुदा न खास्ता किसी के पास होना। तो ये एक बात होती है। दूसरा, आपने कहा ड्रग्स की बात। जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग इस चीज़ की एनफोर्समेंट की ज़रूरत है। कई जगह होती है और कभी कभी होती है और कभी कभी नहीं होती। हम देख रहे हैं बॉर्डर पार से भारत में कितने हजारों करोड़ों का ड्रग्स यहाँ पे आता है हर साल। इसकी जो भारत का सिस्टम है उसके हाथ पहुँचते हैं जो विक्टिम है उस तक। जो ड्रग का विक्टिम है पुलिस उसे पकड़ती है, सिस्टम उसे पकड़ता है, और जो ड्रग के स्मगलर्स हैं उन तक हाथ नहीं पहुँचते, क्योंकि उनकी एक ऊंचे स्तर जिसको हम मानते हैं ना, हमारी सोसाइटी का ऊंचा स्तर, वहाँ उनकी अच्छी खासी उठक बैठक होती है। ऐसे लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध होते हैं, तो इन चीजों पे फोकस नहीं किया जाता। मार कौन खाता है? मार खाता है भारत का आम नागरिक। क्यों ऐसे लोगों को भारत में नहीं पकड़ा जाता जो गलत कर रहे हैं, चाहे उनका जो मर्जी बैकग्राउंड हो, चाहे उनके पास जो मर्जी बैकअप हो, जो कानून के विरुद्ध है उस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें हर बार हर चीज सिर्फ लॉ के इन्फोर्समेंट के लिए हमको हर बार ही सिर्फ कोर्ट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। सही बात है। ये चीजें क्या एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं होती? ग्राउंड लेवल की क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं? क्या सरकारों की इस चीज पे जिम्मेदारी नहीं? अपना फायदा देखने के लिए मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान में, मोस्टली गवर्नमेंट्स हर जगह की, चाहे लोकल लेवल की हम बात करें चाहे एक बड़े स्तर की हम बात करें, ऐसे लोगों को बचाया जाता है जो कानून को तोड़ते हैं। यंगस्टर्स में आप प्रॉब्लम की बात करते हैं, कितनी ज्यादा आज यंगस्टर्स के अंदर हम देख रहे हैं भारत में यंगस्टर्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें एक व्यापक स्तर पे मेंटल इश्यूज की बात आती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात आती है, लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, लोग एंजाइटी की बात करते हैं। इन चीजों पे किसका प्रयास होता है? देखिए, इन चीजों के लिए हम सरकार पे निर्भर नहीं हो सकते। ये चीजें फैमिली में बैठ के सॉल्व होती हैं। कुछ चीजें सरकार सॉल्व करती है, कुछ चीजें फैमिली सॉल्व करती है, कुछ चीजें हमारा फ्रेंड सर्कल सॉल्व करता है। बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मुझे लगता है कि हमारा जो पीयर प्रेशर होता है वो हमें बहुत कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है, और जितना अच्छा हमारा पीयर सर्कल होगा, हमारा फ्रेंड सर्कल होगा, हमारा फैमिली के साथ हमारे रिलेशंस होंगे, उतना अच्छा हम काम करने का प्रयास कर सकते हैं। इमीडिएट जो आपके साथ हाँ, और ज्यादातर कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं राइट आफ्टर 10th क्लास, 10th में भी बोर्ड्स के टाइम में बच्चों को बहुत प्रेशराइज किया जाता है। +1 +2 में कहा जाता है नहीं तुम ये स्ट्रीम लो, उसके बाद कहा जाता है नहीं तुम ये कोर्स करो। जब उस व्यक्ति की इच्छा नहीं है ये करने की, तो क्यों करवाया जा रहा है? उसे क्यों करवाया जा रहा है? और कल को कुछ गलत घटना घटती है फिर जिंदगी भर बैठ के रोना है। आप अपनी इच्छाएं दूसरों पर थोपते हैं। आपको किया होना चाहिए था ना, खुद किया होना चाहिए था। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे घर से जब मैंने अपना +1 +2 में मैं आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा हूँ और अभी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो एक रास्ता पहले से तैयार था, सोच के अपने दिमाग में मैंने तैयार किया था। घर में जब बताना होता था कि अब मेरे को ये स्ट्रीम चूज करनी है, फिर इसके बाद मैं ये कोर्स करूँ, कोई मना ही नहीं, जो ठीक लगता है करो। और बहुत सारे पेरेंट्स आज की डेट में ऐसे भी हैं जो कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा है करो। इस तरह से जब परिवार की ओर से सपोर्ट मिलता है तो बच्चों के मन में भी एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर क्रिएट होता है कि जब हमारी फैमिली हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रही है तो हम उनका ट्रस्ट कैसे तोड़ सकते हैं। उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। हाँ, कई चीजें घर से शुरू होती, तो ये इन चीजों का ऐसे समाधान होता है।
तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही रहेगा। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भावन जी से जो कोई भी इंडिविजुअल कनेक्ट होना चाहे फॉर द सोशल कॉज, कोई भी उनकी कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी सॉर्ट ऑफ एनीथिंग। तो मैं उनके जो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं और जो उनके कॉन्टैक्ट ऑप्शंस हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। बाकी आपके बारे में जान के आज एक नया पर्सपेक्टिव मिला है। आई होप मैं भी इस तरह से सोच पाऊँ और इस तरह से फॉर सोशल कॉज कुछ कर पाए हम भी अपनी लाइफ में। देश के लिए एक बार सोच के देखो, सोच कहाँ से कहाँ जाती है आपको खुद नहीं मालूम चलेगा। टोटली डिफरेंट न्यू पर्सपेक्टिव जो आज मुझे मिला है, इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। ये तो आपका बड़प्पन है। चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारे इस एपिसोड में इतना ही रहेगा। बाकी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और उस बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें और शेयर करें सबसे ज़्यादा ज़रूरी। सो ठीक है भावन जी, थैंक यू सो मच। ओके जी।